अब बात करते हैं हम जुडिशियल कॉर्पोरेट वेल के टाइप्स की। मैं आपको एक एक चीज़ एग्जाम्पल और केस लॉस के थ्रू ही समझाऊंगा ताकि ज़्यादा क्लैरिटी रहे। सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें सबसे फेमस केस लॉ था दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट का केस। इस केस लॉ में एक बिजनेस ओनर थे सर दिनशॉ मैनेक्जी, जिनकी एक कंपनी थी, इससे इसका नाम रख देते हैं कि इन्होंने इस कंपनी से डिविडेंड इनकम आती थी तो इन्होंने टैक्स बचाने के लिए 3 और कंपनियां इनकॉर्पोरेट कर दी, जैसे कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी। ये दिनशॉ मैनेक्जी की ही कंपनी थी। अब जब भी इनको इधर से डिविडेंड इनकम एक्रू होती थी, एक्रू का यानी जब इन्हें इनकम मिलने वाली होती थी, तो वो इस इनकम को इन कंपनियों में डाइवर्ट कर देते थे इन फॉर्म ऑफ लोन, इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में डाइवर्ट कर देते थे। जैसे कि ए ने अगर डिविडेंड आ रहा है तो उस इनकम को वो डायरेक्टली दिनशॉ सर को नहीं देगी, बल्कि वो बी, सी और डी में इन्वेस्टमेंट कर देगी। फिर जब ये पैसा बी, सी, डी में इन्वेस्टमेंट के तौर पे आया, तो अब यहाँ से डिविडेंड इनको देने के लिए ये सारी कंपनियाँ दिनशॉ को एज अ लोन फॉर्म ये सारी चीज़ें, ये इनकम प्रोवाइड करती थी। यानी डायरेक्टली यहाँ से डिविडेंड यहाँ नहीं आता था, पहले यहाँ इनकम एक्रू हुई, इनकम यहाँ एक्रू होने के बाद इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुई। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट होने के बाद इन कंपनियों ने उस पैसे को ही डायरेक्टली एज अ फॉर्म ऑफ लोन दिनशॉ मैनेक्जी को दे दिया। और बाद में कोर्ट ने ये देखा कि ये कैसा लोन है कि इतने साल हो जा रहे हैं और दिनशॉ रीपे ही नहीं कर रहे हैं इन कंपनियों को। तो यहाँ पे कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल हटाई और ये देखा कि ये जो 3 कंपनियां बनाई है दिनशॉ मैनेक्जी ने, ये सिर्फ टैक्स इवेजन पर्पज़ के लिए बनाई है और किसी भी पर्पज़ के लिए नहीं। और इनकी अलग पर्सनैलिटी, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को इग्नोर किया कोर्ट ने। अब दूसरा जो था एनिमी कैरेक्टर का, एनिमी कैरेक्टर, इसमें फेमस केस लॉ है डैमलियर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स। कॉन्टिनेंटल टायर्स। अब ये दोनों ही कंपनी यूके की ही है, डैमलियर भी यूके की ही कंपनी है, हमसे डैमलियर को डी सपोज कर ले रहे हो, कॉन्टिनेंटल को सी। दोनों कंपनी ही यूके में इनकॉर्पोरेटेड है। डैमलियर में मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर होल्डर्स थे वो थे ब्रिटिशर्स, और कॉन्टिनेंटल में मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स थे जर्मन। अब ये दोनों साथ में ट्रेडिंग बिजनेस करती थी, लेकिन बीच में आ गया वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 आ गया तो उस केस में डैमलियर ने कहा कि अब जितना आपने मुझे माल बेच दिया है, जितने गुड्स आपने मुझे बेचे हैं, मैं उसकी इनकम आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अब आप मेरे लिए एलियन एनिमी बन चुके हैं। और जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं, एलियन एनिमी वो होते हैं जैसे आज इंडिया अगर पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है, तो उस केस में जितने भी सिटीजन्स पाकिस्तान के और चाइना के होंगे वो हमारे लिए एलियन एनिमी हो जाएंगे। और जितने हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे यूएस, रशिया, इसराइल, तो यहाँ के सिटीजन्स हमारे एलियन फ्रेंड्स होंगे। तो इस केस में उन्होंने, कॉन्टिनेंटल टायर्स ने ये कहा कि हम तो एज अ ब्रिटिश कंपनी है, तो हम एलियन एनिमी कैसे हो सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भले ही कॉन्टिनेंटल टायर्स ब्रिटिश में, यूके में इनकॉर्पोरेटेड है, बट इसकी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो जर्मन के हाथ में है।
तो यहाँ पे अगर डैमलियर उनको पैसा देगी कॉन्टिनेंटल टायर्स को, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जर्मन्स को वॉर में फंड करने के ही बराबर होगा, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसी रिगार्डिंग में कोर्ट ने कहा कि डैमलियर को कॉन्टिनेंटल टायर्स को पैसा देने की ऑब्लिगेशन नहीं है और कॉन्टिनेंटल टायर्स को पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है। अब अगला तीसरा कैरेक्टर था फ्रॉड पर्पस के लिए अगर कंपनी बनती है। तो इसमें फेमस केस लॉ था हमारा जोन्स वर्सेस लिपमैन। जोन्स वर्सेस लिपमैन। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं मिस्टर जे यानी जोन्स और मिस्टर एल लिपमैन। अब जोन्स ने लिपमैन से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें अपनी एक प्रॉपर्टी बेचूंगा। बाद में जोन्स भैया का दिमाग फिर गया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बेचूंगा। तो इन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर जिन्हें नहीं पता तो बता दूं कि यहाँ पे अगर जोन्स ने लिपमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो प्रॉपर्टी बेचेंगे और जोन्स उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते, तो उस केस में लिपमैन के पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट जा सकते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। यानी कि अगर जोन्स चाहे या ना चाहे, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया तो लिपमैन उससे प्रॉपर्टी ले सकता है। तो जोन्स भैया ने दिमाग चलाया और उन्होंने कहा कि मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ जिसमें वो खुद और एक अदर मेंबर रहते हैं। एक अदर मेंबर, ये दोनों इसके मेंबर्स होते हैं। तो जोन्स ने कहा कि मैं काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसको किया है, मैं इस कंपनी को सेल कर देता हूँ ये प्रॉपर्टी, ताकि मेरे पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आए ही ना। तो जोन्स ने ये कंपनी को भेज दी। तो अब यहाँ पे फॉर कंसिडरेशन इन्होंने बेच तो दी, लेकिन जब कोर्ट ने देखा तो इस कंपनी में ये भी एक बात है कि अगर फॉर कंसिडरेशन इन्होंने बेच दी है तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिपमैन मांग नहीं सकते। लेकिन फिर कोर्ट ने ये देखा कि कंपनी में सिर्फ जोन्स और एक अदर मेंबर है, तो ये कंपनी जोन्स ने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इग्नोर करने के लिए ही बनाई है। इसलिए ये एक फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए या एक लीगल ऑब्लिगेशन को इग्नोर करने के लिए बनाई गई है। इसलिए ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नल किया और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिपमैन के फेवर में ग्रांट किया गया कि प्रॉपर्टी लिपमैन को बेची जाए। अगला जो हमारा केस लॉ होगा कि अगर हम वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करते हैं, कि अगर आपने कोई भी कंपनी या कुछ भी ऐसा बनाया, जैसे फॉर लेट्स से अगर आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको इतने नंबर ऑफ, अगर आपके फैक्ट्री में वर्कर्स हैं तो उस केस में आपको एक उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं कि आपकी एक कंपनी है, लेट्स से एक, आपने कहा कि मेरे पास अगर 10 वर्कर्स हो गए तो मुझे इन वर्कर्स को बेनिफिट देना पड़ेगा। तो आपने एक कंपनी अपनी सब्सिडरी बनाई, जिसे नाम देते हैं ए। तो आपने क्या किया कि यहाँ 10 वर्कर होने वाले थे, तो आपने 5 अपने पास रिटेन किए और 5 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ना तो अब आपकी कंपनी में 10 वर्कर है और ना ही इन कंपनी में। तो इस केस में आप वेलफेयर लेजिस्लेशन को इग्नोर कर रहे हो। आप सब्सिडरी बना के अपनी एक वर्कर्स वहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। काम दोनों कंपनियों के हिसाब से आप चला ही ले रहे हो कि 10 वर्कर्स को प्रोडक्शन करना था, लेकिन आप प्रोडक्शन 10 के हिसाब से कर ले रहे हो, लेकिन आपके टोटल वर्कर्स 5 हो गए। तो आप यहाँ बेनिफिट उनको अवॉइड कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल इग्नोर होगी और ये पूरी कंपनी के ही लिमिट में गिने जाएंगे 10 वर्कर्स। अगला केस है कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें फेमस केस लॉ था जोन्स हॉर्ने वर्सेस गिलफोर्ड। हॉर्न्स वर्सेस गिलफोर्ड, मोटर्स।
अब इसमें ये गिलफोर्ड मोटर्स एक कंपनी थी, है ना, और मिस्टर हॉर्न्स इसके एक एम्प्लॉय थे। अब मिस्टर हॉर्न ने रेजिग्नेशन दिया गिलफोर्ड मोटर्स को, और उसके बदले गिलफोर्ड मोटर्स ने कहा कि आप हमारे साथ एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन कीजिए। जिनको नहीं पता कि नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट क्या होता है, तो इन केस अगर आप फ्यूचर में कभी कोई जॉब करते हैं या कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप एक कंपनी से रिटायर हो रहे हैं और आपने एक प्रोमिनेंट पोजीशन या एक, कह सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट एसेट रहे कंपनी के, तो कंपनी हमेशा आपसे नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट कराएगी कि आप रेजिग्नेशन के बाद कंपनी के क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करेंगे। यानी आप जो भी बिजनेस करना चाहे कर सकते हैं, जो भी प्रोफेशन चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं आप उन क्लाइंट्स को नहीं लेंगे और उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो ऐसा ही गिलफोर्ड मोटर्स ने हॉर्न्स के साथ भी करवाया, लेकिन हॉर्न्स ने कहा कि मैं नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं एक कंपनी बनाऊंगा। अब इस कंपनी से कहूँगा कि अब तुम इनके बिजनेस जो क्लाइंट्स हैं उनको सॉलिसिट करो। अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन तो वैसे देखा जाए तो हॉर्न्स के ही ऊपर थी कि इसको नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन किया है तो ये बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन ये कंपनी तो कर सकती। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हॉर्न्स, ये जो कंपनी है ये मेरली एक्ट कर रही है एज एन एजेंट ऑफ हॉर्न्स, और इसका और कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए कोर्ट ने इसका स्टेटस इग्नोर किया और दोनों हॉर्न्स और कंपनी दोनों के ही ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर दिया कि दोनों ही गिलफोर्ड मोटर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनको सॉलिसिट नहीं कर सकते।